नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 9 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें हूबहू आज आपको होती हुई नजर आएंगी। जैसे आपको याद होगा मैंने एक हफ्ते पहले ही ये बात आपके सामने चीख चीख के बोली थी कि अमेरिका का मन ईरान के साथ सीज फायर करने का नहीं है। अमेरिका केवल मौका तलाश रहा है अपने आप को रिस्टोर करने का और ईरान के अंदर एक कमजोर कड़ी ढूंढने का। यह बात जब मैंने आपके सामने बोली थी तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्रखर भाई आप नहीं समझ पा रहे हो, ईरान के अंदर चीजें बहुत गहराई में होती हैं, ईरान के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे। अरे भाई, मैं नहीं समझ पाऊंगा तो तुम भी तो इसी देश में रहते हो, तुम भी कैसे समझोगे? खबर क्या है, अब मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद आपके सामने ये सवाल रखूंगा कि जो चीजें मैंने एक हफ्ते पहले आपके सामने बोली थी क्या वो चीजें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात आपको याद होगी, आपको पता भी होगी, अलग अलग न्यूज चैनलों पे ये खबर आपने देखी भी होगी। मैंने भी कल बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण जंग हुई है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने सीज फायर तोड़ के ईरान के ऊपर 80 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल और बमों से हमला किया। अब कई सारे चैनल आपको ये बताएंगे कि ये हमला बड़े हल्के में था, ये हमला एकदम छोटा सा था, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि ईरान के अंदर कई जगह पे ब्लास्ट भी हुए हैं, कई जगह पे आग भी लगी है और कई सारे लोगों के घायल होने की खबर भी हुई है। और ये बात मैंने भी बताई, ये बात राजा ग्राफी भाई ने भी बताई होगी आपको, हमारी उनसे बात भी हुई, हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया और तब जाके ये न्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हाँ, ईरान के अंदर कई सारे लोग घायल हुए हैं। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि छोटा सा हमला था, छोटी सी झड़प थी, तो उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस ईरान की राजधानी तेहरान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हों, वहां एक छोटी सी मिसाइल भी सैकड़ों क्या हजारों लोगों की जान ले सकती है। कैसे? एक छोटी सी भी मिसाइल गिरी, अगर भगदड़ मच गई तो भगदड़ से हजारों लोग मर जाएंगे। 2 करोड़ में भगदड़ से हजारों लोग मर जाएंगे और ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे चैनलों ने, गोबर छाप चैनलों ने, जो आपके व्यूज से पैसे कमाते हैं, उन्होंने बताया कि छोटी सी झड़प थी। मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ बता रहा हूं कि छोटी सी झड़प नहीं थी। अमेरिका का पूरा प्लान था कि ईरान के अंदर कम से कम हजारों लोगों की जान ली जाए। तो अमेरिका ने हमला किया, हमला करने के बाद क्या हुआ कि ईरान ने इनको जबरदस्त रेला है, जबरदस्त तरीके से रेला है। बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और अलग अलग और जगहों पे लगभग 85 ठिकाने ऐसे थे जिसको ईरान ने ठोक दिया। अब इन 85 ठिकानों को जब ईरान ने ठोका तो इसके बाद अब जंग और भड़क रही है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। रात के 3:30 या 4 बज रहे होंगे इस समय, पूरा सेटअप लगाने के दौरान 3:30 बज रहे थे, मैं भी जब तक कैमरा ऑन हुआ हो 4 बज रहे हो। 4 बजे तक का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 4 बजे तक क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि जिसको आप सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितना हरामी इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे अब कह दिया है कि बातचीत ओवर हो गई है। ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो मौजूदा सरकार बातचीत कर रही है, वो गद्दार है, वो धोखेबाज है और उसके साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से नेगोशिएशन ओवर हो रहा है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ये बात बोली है कि जो बातचीत, जो नेगोशिएशन हो रहा था, वो बातचीत और नेगोशिएशन ओवर हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ये भी कहा कि मैंने कल रात भी ईरान के ऊपर बड़े हमले किए थे और आज रात भी मैं ईरान के ऊपर बड़े हमले कर सकता हूं। They are behaving very badly, as they have for 47 years. And you know, we hit them hard last night after they launched. They launched a couple of. You don't have to know about this. You got stuff on your mind, but they launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at chips, because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know, it's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about. यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, चूंकि वीडियो बनने से लेके एडिटिंग तक में टाइम लगता है, अपलोडिंग में टाइम लगता है, उसके बाद यूट्यूब वेरीफाई करता है, तब जाके वीडियो पढ़ पाता है। तो ऐसे हाल में जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, में भी चांसेस हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले शुरू भी कर दिए हो। तो एक तरफ अब हमला करने की भी धमकी दे दी, दूसरी तरफ ईरान को साफ तौर पे ये बता भी दिया कि बातचीत करने वाला कोई सही आदमी नहीं, उससे मैं बातचीत नहीं करूंगा। और तीसरी और सबसे मेजर अपडेट दोस्तों ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि जो नेवल ब्लॉकेड हमने लगाया था, बाद में हमने उसको हटा दिया था गल्फ ऑफ ओमान के पास,
उस नेवल ब्लॉकेड को हम फिर से लगाएंगे। If we need to, on your order, Mr. President, we will hit even more and even deeper, because that's the And we consequence. may put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Now, of course, they'll drop some mines if they can, if they can do it. But it's hard because we're taking out those little boats now with the same weapon we used to take out the drug lords and the boats coming in by sea. Think of it. 90. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से यह बात बोल दी है कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज के खिलाफ, मतलब ईरान के सपोर्ट के जो जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से पार हो रहे थे, उस जहाज को पार करवाने के लिए या फिर उसको वहां से सुरक्षित निकलवाने के लिए ईरान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। चूंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि भैया ये हमारे सपोर्ट के जहाज हैं, ये हमारे दोस्त के जहाज हैं, ये स्टेट ऑफ हार्मोज से आराम से पार होंगे। तो उन्हीं जहाजों को रोकने के लिए और उन्हीं जहाजों पे हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेट ऑफ हार्मोज के बगल गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा, सबसे बड़ा नुकसान भारत का होगा, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान जैसे देशों का होगा। बहरहाल इधर ये तमाम चीजें तो चल ही रही हैं, इधर जो बातें मैंने आपको बताई थी उन्हीं तमाम बातों को आप एक बार याद कीजिएगा, सोच के याद कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एकदम से बदल गया। एक बार सोचिए जरा मेरे 2-3 दिनों का वीडियो जिसमें आप मुझे भर भर के गाली दे रहे थे, भर भर के गाली कई सारे बेवकूफ किस्म के लोग दे रहे थे। अब एक बार उसको रिफ्रेश कीजिए अपने दिमाग में कि प्रखर राजपूत ने बोला क्या था। नहीं याद आ रहा तो मैं याद करा देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि ईरान में कई सारे ऐसे नेता हैं जो अमेरिका की चाटने पे लगे हुए हैं। यह बात जब मैंने बोली थी कईयों को बहुत बुरा लगा था, कईयों को बहुत तकलीफ हुई थी कि प्रखर ने ऐसा कैसे बोला, लेकिन अब इसकी सच्चाई बता रहा हूं। जब अमेरिका ने यह देखा था कि ईरान पे हमने एक मिसाइल दागी थी, ईरान ने पलट के हमारे ऊपर सैकड़ों मिसाइल दाग दी। जब ये चीज अमेरिका ने नोटिस की थी तब अमेरिका ईरान के पैरों में गिर के कह रहा था कि भैया मुझे सीज फायर करना है, प्लीज मेरे साथ आप सीज फायर कर लो। लेकिन इधर क्या हुआ कि अमेरिका जहां जहां बातचीत करना चाह रहा था, ईरान की तरफ से लोग पहुंचने लगे। दूसरी बड़ी बात क्या हुई, इधर खामनेई साहब का जनाजा सुपुर्दे खाक भी नहीं हुआ था। इधर अमेरिका ने ईरान से कहा धीरे से कि मुझे इस्लामाबाद में 11 तारीख को बात करनी है, इसी 11 जुलाई को। सोचिए 9 तारीख को सुपुर्दे खाक होना है और 11 जुलाई को बातचीत होनी है। ध्यान दीजिएगा, इस पे भी जब ईरान राजी हो गया तब अमेरिका को यह लगने लगा कि भाई साहब लगता है ईरान को गरज है। और जाहिर सी बात है अमेरिका ये चीज जब जान जाता है कि किसी की गरज है तो उसको नचाने लगता है। इसी वजह से इसकी हिम्मत और बढ़ती चली गई। इसी दौरान मैंने आपको खबर बताई थी, खबर आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि महमूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पे ये बात बोली थी मुस्तफा खामनेई के सामने कि अगर कोई भी शख्स बातचीत के रास्ते में आया और कोई भी शख्स अगर ये अपोज करता है कि अमेरिका के साथ बातचीत ना हो, बातचीत फेल हो जाए, तो ऐसे हाल में मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह ब्लैकमेलिंग मुस्तफा खामनेई के सामने वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने की। और जब यह चीज पूरी दुनिया में फैली तब क्या हुआ, तब अमेरिका को एक चीज लगने लगी, इस गुलाबी सुअर को यह चीज लगने लगी कि ईरान के अंदर फूट पड़ चुकी है। और इन गोरे लोगों का शुरू से यह काम रहा है कि फूट डालो राज करो। तो जब इसको लगने लगा कि भैया फूट पड़ चुकी है, तब इसने मौका देखा, अपना बयान बदला और 2 बड़ी बातें बोली इसने। और इन दोनों बातों को मैं आपको बहुत डिटेल बता रहा हूं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि बातचीत हमारी ओवर हो गई है, और इसको मैंने आपको सुनवा भी दिया कि क्या कुछ कहा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर इजराइल हमला करना चाहता है ईरान के ऊपर तो इजराइल हमला कर सकता है, हम इजराइल को नहीं रोकेंगे। अब सुनिए, इधर तो इजराइल को मेंटेन कर लिया। दूसरी बड़ी चीज ये बोली डोनाल्ड ट्रंप ने और चाइना को मस्का लगाते हुए कहा कि भाई साहब चाइना जो है वो इस जंग में बड़ा अच्छा रोल निकाल रहा था, बड़ा अच्छा उसका रोल मॉडल था। इस जंग में उसने कोई सपोर्ट नहीं किया ईरान को और इस वजह से हमें ईरान को हराने में आसानी हुई। हालांकि ये हरा भी नहीं पाए। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि ईरान को चाइना ने भर भर की मदद की थी, लेकिन चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है कि भाई साहब कोई मदद नहीं की थी ईरान की और चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है। तो एक तरह से चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप मैनेज करने की कोशिश कर रहा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल को खुली छूट दे दी। जो चीज इजराइल का प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कर चाह रहे थे कि कैसे भी वो माहौल मिले कि अमेरिका सीज फायर नेगोशिएशन तोड़ दे, सेम चीज वो माहौल मिल गई। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी अहम खबरें आने वाली हैं जिन खबरों का आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। खैर, इधर तो ये चीज हो ही रही थी, इधर नाटो ने भी अपनी औकात दिखा दी।
नाटो के चीफ ने साफ तौर पे कहा कि ईरान को अगर शक्तिशाली देश बनने से रोकना है, उसको न्यूक्लियर पावर्ड होने से रोकना है, तो ऐसे हाल में ईरान पे हमले जरूरी हो जाते हैं। जी हां, नाटो ने साफ तौर पे कहा कि अगर ईरान को ताकतवर बनने से रोकना है तो उसके ऊपर हमले लाजमी है। यह बात नाटो का चीफ बोल रहा है। कहां पे बैठ के? तुर्की के अंदर। लेकिन तुर्की के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो नाटो को टोकते हुए बात बोले कि मेरे ही अंदर बैठ के तुम ईरान पे हमला करने की बात कैसे बोल सकते हो? मेरे अंदर बैठ के नाटो भी वहां टेबल थपथपा रहा था और उसी के साथ तुर्की भी थपथपा रहा था। मतलब इस लेवल का तुर्की भी गद्दार है। इस बात को अपने जहन में आप डाल लीजिएगा। खैर, इधर कहानी ईरान की है दोस्तों। मैं आपको बड़ी कड़वी चीजें बताता हूं, भले ही आपको बुरा लगे। ईरान में इस समय दो तरह के मामले हैं। एक तरफ ईरान की जनता है और सुप्रीम लीडर है, मतलब मुस्तफा खामनेई और आवाम। दूसरी तरफ ये पॉलिटिशियन है। आपको याद होगा, इन्हीं पॉलिटिशियनों के खिलाफ ईरान की आवाम ने प्रोटेस्ट किया था। आप ये बात भले ही बोलें कि अरे उसको तो CIA ने करवाया, मोसाद ने करवाया, लेकिन भैया एक कड़वी सच्चाई पूछ रहा हूं, बाहर वाला कैसे करा लेगा अगर आपका राजा सही है तो? कोई भी पॉलिटिशियन या फिर यूं कहें कोई भी जनता खामनेई के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाती? आप सोचिए, सुप्रीम लीडर जो हमारे बीच नहीं रहे, आयतुल्लाह खामनेई साहब, उतनी बड़ी प्रोटेस्ट में कहीं खामनेई साहब के खिलाफ नारे नहीं लगे। नारे किसके खिलाफ लगे? सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार में कुछ कमियां थी, सरकार उससे निपटने की कोशिश भी कर रही थी, निपट भी नहीं पा रही तो खामनेई साहब बीच में पड़े, तब जाके मामला पूरा शांत हुआ। बहरहाल वो तो पुराना मसला है। अब आप सुनिए, इस समय ईरान की कंडीशन दोस्तों ये है कि एक तरफ तो जनता और सुप्रीम लीडर हैं और दूसरी तरफ ये चुने हुए लोग जो अमेरिका से बातचीत करने पर तुले हुए हैं। और इसी चीज का फायदा इस समय पूरी दुनिया उठा रही है। पूरी दुनिया। IRGC क्या कहती है, जो कि खामनेई साहब के अंडर आती है। IRGC के जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैं पहले भी कर रहा था, आज भी ये बात बोल रहा हूं कि बातचीत अमेरिका के साथ सफल हो ही नहीं सकती, चूंकि हमने बीच में ही जंग रोक दी। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। مذاکرات شروع کرده ولی کاملا معلومه که این مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد. چند تا عامل هست که حالا من سر فرصت اینا توضیح خواهم داد در بحث‌های دیگه. پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا رو مثل इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन भी सकते हैं कि जो एडवाइजर हैं मुस्तफा खामनेई साहब के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बातचीत हो ही नहीं सकती। लेकिन इधर क्या है कि चाहे पेजेस्कियान हो चाहे अब्बास अराची हो, इनको बड़ा मजा आता है बातचीत करने में। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये नेता है, इनके साथ कहानी ये है कि ये कुछ करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में ये हो जाए कि भाई जब पेजेस्कियान राष्ट्रपति थे और इधर अब्बास अराची फॉरेन मिनिस्टर थे, तब इन्होंने अमेरिका के साथ 50-60 सालों बाद डील कर ली। तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ये बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इधर मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पर आज भी कहा है, खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मुस्तफा खामनेई ने आज साफ तौर पे फिर कहा कि जो भी देश अमेरिका के साथ बातचीत करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। मतलब मुस्तफा खामनेई का यहां तक कहना है कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ दोस्ती भी रखता है तो हमारा दुश्मन है। इधर पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं? बातचीत हो जाए। तो आपको एक एक चीजें अगर ध्यान से जोड़नी हो तो जोड़ के देखें, तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत में भी मुस्तफा खामनेई IRGC इनका बिल्कुल मन नहीं था कि बातचीत हो, चूंकि उनको पता था कि अमेरिका इजराइल दोगले हैं, दो मुंहे सांप हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल ऐसा खेल चला कि बातचीत करने के लिए लोग गए, बातचीत करने के लिए लोग गए। और इसी का रिजल्ट ये है कि आज ईरान की आवाम ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। ईरान की आवाम ने अब्बास अराची को गद्दार कहा। आलम यह था कि अब्बास अराची जब जनाजे में शामिल हुए थे, बीच से उनको उठ के भागना तक पड़ा। क्यों? क्योंकि आवाम को यह बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर हमारे रहबर सुप्रीम लीडर जिंदा होते तो बातचीत नहीं होती। खैर, इसी दौरान दोस्तों रशिया और यूक्रेन की जंग भी काफ़ी तेज़ी के साथ भड़क रही है। और इस जंग की सबसे अजीबोगरीब बात आपको बताऊं कि एक तरफ तो यूक्रेन कहता है कि मुझे बातचीत करनी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही जेलेंस्की देखता है, बंदर की तरह पिछोड़ा लाल करके उछलने लगता है। खबर यह है कि एक तरफ तो जेलेंस्की ने पुतिन के सामने मैसेज भेजा और कहा कि साहब मैं बातचीत करना चाहता हूँ, डील करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या तुम पुतिन से बात करने के लिए मकाओ जाओगे, मतलब मस्काओ जाओगे। इस पे जेलेंस्की का बयान क्या है कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे यूक्रेन की मिसाइलें पहुंची हैं। सुनिए जरा। I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. He doesn't want to be hit by a drone. Europe
No, it's hard. It's hard to go to Iran. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से भाई साहब ने ये बात बोली है कि मैं नहीं जाऊंगा चूंकि यूक्रेन की मिसाइलें पहुंची हैं। और कहानी ये है कि अभी 2-3 दिन पहले रशिया ने इनको ऐसे रेला था कि ये पिछवाड़ा सुझा के नाटो के पास भगे थे, चूंकि इनके डिफेंस सिस्टम की बैटरियां खत्म है और इनका मामला फुस वैसे ही जैसे इजराइल का है। खैर दोस्तों, इधर सरकार की खामियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन सुप्रीम लीडर की ताकत भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि कुछ भी हो जाए, स्टेट ऑफ हार्मोज पे केवल और केवल ईरान का कब्जा रहेगा, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे, वी लिटरली डोंट केयर। ये बात साफ तौर पे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब ने बोल दी है कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे चाहे जितनी अमेरिका डील कर ले, लेकिन अब कब्जा केवल और केवल ईरान का होगा। और इधर दोस्तों, मुस्तफा खामनेई के ऐलान के बाद और इधर IRGC ने जब 85 ठिकानों पे ठोक दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इस कदर डर गए और चेहरे पे बौखलाहट, चेहरे पे लड़खड़ाहट इस कदर इनके हावी हो गई कि भाई साहब ने जो नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान था उसको बदल के जापान कर दिया और कहा कि भैया जापान ने हमारे ऊपर 111 मिसाइलें मारी। सुनिए जरा। 11 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship, and every one of those missiles was knocked down. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से इस बंदर से पिछवाड़े वाले मुंह ने अपना असली मुंह खोला और क्या कहा कि भैया हमको जापान ने मारा। ये कोई टंग स्लिप नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये टंग स्लिप हो गई है तो ये टंग स्लिप नहीं है। यहां पे इतना प्रेशर बन गया है, चूंकि ये सरकार से तो डील कर सकता है ईरान के, लेकिन IRGC और मुस्तफा खामनेई उनके सपोर्ट में ये जो 2-4-6 करोड़ लोग हैं, चूंकि 2 करोड़ तो पहुंचे थे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो नहीं पहुंचे वो सपोर्टर नहीं है। भारत में इतने करोड़ मुसलमान है, क्या कोई गया? नहीं गया। लेकिन सपोर्ट में ईरान में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनके पास संसाधन नहीं था, या फिर कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ही इज नॉट अवेलेबल टू गो देयर। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो सपोर्ट नहीं करता? करता है। भाई मैं नहीं जा पाया, लेकिन सपोर्ट करता हूं। तो ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप को खा रही हैं अंदर से, और इसी वजह से ईरान को जापान में बदल देना, हाथ कांपना, बार बार एक्शन लेके फिर माफी मांगना, फिर कहना कि डील पटरी पे लानी है, ये तमाम नौटंकियां इसी वजह से। और अगर अब्बास अराची और पजेस्कियान फोन उठाना छोड़ दें 10-15 दिन, सारा मामला लाइन पे आ जाएगा। इस बात को आप लिखित ले लीजिए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की बात।